हेलो दोस्तों, मैं त्रुवन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम ऊपर आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ हिस्ट्री है और हिस्ट्री के अंतर्गत हम एक वंश पढ़ रहे हैं। उस वंश का नाम है खिलजी वंश और खिलजी वंश में हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के हमने लगभग 3 पार्ट हम डाल चुके हैं और ये पार्ट 4 है। और अलाउद्दीन खिलजी के देखते हैं कि पार्ट 4 में कौन सी कहानी है। तो देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, तो मैंने स्पेशल चर्चा चित्तौड़ अभियान पे करी थी और मैंने लगभग, मैं समझता हूं कि जो चित्तौड़ अभियान से जितने भी प्रश्न आपके बनने हैं और जो बन सकते हैं वो सारे मैंने उसमें डिस्कस कर चुका हूं कहानी तौर पे। अब देखिएगा, अगर हम देखें तो उत्तरी भारत के हम अभियान पढ़ रहे थे। तो पहला अभियान हमने पढ़ा था गुजरात अभियान, उसके बाद हमने पढ़ा था रणथंबोर अभियान और उसके बाद हमने पढ़ा था चित्तौड़ अभियान। मतलब कह सकते हैं कि 3 अभियान हम पढ़ चुके हैं और तीनों अभियानों को मैंने अलग अलग पार्ट में पढ़ाया है और विस्तार रूप में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन पार्ट को देखें, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी में, तो हेडिंग डालेंगे आज फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और देखिएगा, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसके हम पढ़ रहे थे उत्तरी भारत अभियान। उत्तरी भारत अभियान, ठीक है भैया। और उत्तरी भारत में हमने देखा था पहला अभियान गुजरात अभियान, ठीक है भैया। उसके बाद हमने दूसरा देखा था रणथंबोर अभियान, और इसके बाद हमने तीसरे पार्ट में जो हमने पढ़ाया था वो चित्तौड़ अभियान। अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बताया है ये अभियान जो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में। ये अभियान चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में। और ये अभियान जो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी यहां पे नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना। देखिएगा, गुजरात अभियान में अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत अभियान पढ़ रहे थे, तो ये अभियान मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बार फिर से ताकि आपको याद हो जाए। तो ये 1297 ईस्वी और ये अभियान 1299 ईस्वी और ये अभियान 1303 ईस्वी। ज्यादा डिटेल में आपको इस समय नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने विस्तार पूर्वक इनके बारे में कहानी बताई है, कौन राजा कब था और कब उसने मतलब कि क्या कहानी थी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी भारत के, याद रखना है, उत्तरी भारत के सबसे प्रमुख अभियान बनाए अलाउद्दीन खिलजी के बताए जाते हैं। और देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इनमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन दे दे कि भाई बताओ निम्नलिखित में से उत्तरी भारत के अभियान में सबसे चर्चित अभियान कौन सा रहा है, तो चर्चित अभियान अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो चर्चित अभियान कौन सा है, वो है चित्तौड़ दुर्ग या चित्तौड़ अभियान। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, जो उत्तरी भारत के अभियान थे, जो प्रमुख अभियान थे, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिएगा, सीधा चलते हैं आपके उत्तरी भारत के बाद दक्षिणी अभियान के दौरान। देखते हैं कि भाई दक्षिणी अभियान अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो हेडलाइन डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। देखिएगा, अगर दक्षिण भारत के अभियान में अगर हम देखते हैं तो सबसे जो प्रमुख अभियान हमें देखने को मिलता है दक्षिण भारत का जो प्रथम अभियान था, तो देखिएगा वो है देवगिरी। देवगिरी अभियान।
और इसी देवगिरी अभियान की आज हम विशेष चर्चा करेंगे और ये हुआ है 1307 ईस्वी में। तो आज जो आप हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, और दक्षिण भारत के अभियान में हम देखते हैं देवगिरी का प्रथम दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और अन्य का कार्य देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के। तो आज जो आप हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो देखिएगा दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या कहानी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी कहानी जाने, उससे पहले आपको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि कौन सा अभियान हम पढ़ने वाले हैं। तो देवगिरी अभियान है, देवगिरी अभियान। और जो देवगिरी अभियान है वो 1307 ईस्वी है और यहां का जो राजा है वो रामचंद्र देव। तो देखिएगा आज देखते हैं इसकी कहानी क्या है और दक्षिण भारत पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया और क्या इसका उद्देश्य था। देखिएगा अब थोड़ी आप कहानी सुनो। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम देखें तो कोई ना कोई, मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई ना कोई कारण रहा था। अब हम देखते हैं कि भाई दक्षिण भारत के अभियानों को अगर जानना है तो थोड़ा सा आपको पिछली कहानी आपको जाननी होगी। देखिएगा मैं आपको गुलाम वंश पढ़ा चुका हूं। गुलाम वंश में ऐसा कोई भी सुल्तान नहीं हुआ था, ऐसा गुलाम वंश का ऐसा कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ है जिसने कि दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे खिलजी वंश की शुरुआत होती है, खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है, तो उसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसके नेतृत्व में अगर मैं बात करता हूं तो एक देवगिरी को पहली बार लूटा गया था। लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अब हम यहां पे देखते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार कर चुका था उत्तरी भारत में जितना कि उसको करना था। अब उसका एक इच्छा थी कि उसकी ये इच्छा थी कि उसको मतलब एक संपूर्ण भारत का एक विश्व विजेता के रूप में उभरना चाहता था। कह सकते हैं कि आज तक जो किसी राजा ने ऐसा कदम नहीं उठाया वो अलाउद्दीन खिलजी उठाने वाला था। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत में फैलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने टारगेट बनाया देवगिरी को। अब देखिएगा देवगिरी पे दो कारण बताए जाते हैं। एक तो कारण यह बताया जाता है कि जो गुजरात का राजा था कर्ण बघेल, जो मैंने गुजरात अभियान पढ़ा है, अगर किसी बच्चे ने गुजरात अभियान या प्रथम वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। कि ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम से मतलब आपको वन लाइनर तरीके से पढ़ा रहा हूं तो एकदम समझ में आ जाएगा। अगर कहानी तौर पे हम जीएस पढ़ रहे हैं तो कहानी तौर पे ही आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी देवगिरी वाली। बाकी आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी चीज है आप खुद सोच लीजिएगा। आप खुद सोचो कि अगर हम मूवी देखते हैं तो मूवी को हम बीच में निकाल के देखें तो हमें उम्मीद है कि बहुत कम समझ में आती है। अगर हम उसको सही से देखें तो हमें एंड तक समझ में आ जाएगी और उसकी पूरी कहानी हमारे दिमाग में मतलब बैठ जाएगी। तो वही कहानी अलाउद्दीन खिलजी की है और कोई ना कोई अभियान एक अभियान से जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा मैं बात कर रहा हूं देवगिरी अभियान की। तो देवगिरी अभियान पे मुख्य कारण बताए गए हैं दो कारण क्या था। सबसे पहला कारण तो यही था अलाउद्दीन खिलजी का कि जो कर्ण बघेल था वो गुजरात छोड़कर भाग चुका था। किसके यहां पर? रामचंद्र देव के यहां। वही गुजरात का राजा जिसकी पत्नी कमला देवी थी और कमला देवी का अपहरण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वही कमला देवी जिसको कि मलिका-ए-जहां के नाम से पुकारता था अलाउद्दीन खिलजी, उसको उपाधि भी प्रदान करी थी। और कह सकते हैं कि सभी प्रिय रानियों में कमला देवी ही उसकी सबसे प्रिय रानी थी। तो उसी कर्ण बघेल की मैं बात करता हूं। तो वो गुजरात छोड़कर कहां पे आके शरण लेता है? देवगिरी में। और देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव और रामचंद्र देव ने उसको शरण में रखा था। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस कर्ण बघेल की, तो जब कर्ण बघेल गुजरात छोड़कर देवगिरी पहुंचा था तो ये कर्ण बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ शरण ली थी रामचंद्र देव के यहां। तो देखिएगा एक कारण तो यहां पर यही था, कमला देवी की इच्छा थी कि कर्ण बघेल को दंडित किया जाए।
और एक कारण यह बताया जाता है, दूसरा कारण यह बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। और देखिएगा साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अगर आप तीसरा कारण भी अगर आपको कोई किताब में अगर देखने को मिलता है तो यही मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस देवगिरी को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। पूरी देवगिरी सोने से बनी हुई थी, अत्यधिक अगर कहीं पैसा था तो वो देवगिरी में था। मतलब कि धन की प्राप्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। तो 3 कारण से चौथा कारण आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इससे 3 से ज्यादा कारण नहीं बताएगा। अगर 5-6 कोई कारण बता रहा तो वो गलत है भैया। तो देखिएगा पहला कारण तो यही है कि कर्ण बघेल को दंडित करने के लिए उसने आक्रमण किया। दूसरा कारण यही था कि एक तरह से कि धन की प्राप्ति करने के लिए उसने आक्रमण किया। तीसरा कारण यही था कि दक्षिण भारत में वो अपने अभियान चलाना चाहता था, अपने साम्राज्य का वो विस्तार करना चाहता था। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं तो यहां से दक्षिण भारत का ये प्रथम अभियान है। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरी भारत के मैंने अभियान बताए थे कि उसके लिए उसने अलग अपनी सेना बनाई थी। और जो दक्षिण भारत को अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिण भारत के अभियान चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग सेनापति नियुक्त किया। और उस सेनापति की अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। तो याद रखना है कि मलिक काफूर को ये कोई और नहीं था, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये सेनापति था। तो देखिएगा इस अभियान के लिए एक स्पेशल रूप से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों, एक अपने सबसे प्रिय सेनापति मलिक काफूर की नियुक्ति करता है कि आप जाइएगा दक्षिण भारत को जीतने के लिए। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं तो ये मलिक काफूर एकमात्र ऐसा सेनापति जिसने कि दक्षिण भारत को जीतने में सबसे अधिक अगर किसी की मदद करी थी अलाउद्दीन खिलजी की तो वो कोई और नहीं था, वो मलिक काफूर था। इसी मलिक काफूर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी इसको एक उपाधि भी देता है उस समय की, वो था 1000 दिनारी। 1000 दिनारी की उपाधि देता है और यही 1000 दिनारी उपाधि लेकर एक तरह से दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। और देखिएगा मैं बात करता हूं इसी देवगिरी की, तो इसी देवगिरी में अगर मैं देखता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना आती है वो किस पर्वत को पार करके आती है, क्योंकि दक्षिण भारत का जब अभियान चल रहे थे तो आपसे कभी देखिएगा मैं आपको एक कुछ और चीज बताना चाहता हूं कि आज तक दक्षिण भारत पर बहुत राजाओं ने प्रयास किया आक्रमण करने का, लेकिन कोई भी सेना उस पर्वत कह सकते हैं दीवार थी जो दक्षिण भारत में टिकी हुई थी, और जो दक्षिण भारत को कह सकते हैं कि जो भारत को 2 भागों में भी बांटता है कोई पर्वत, तो वो कौन सा है, वो विंध्याचल पर्वत था। तो बहुत ऊंची श्रेणी थी, उस पर्वत को पार करना बड़ा ही कठिन था, इसीलिए बहुत से राजाओं ने प्रयास किया आक्रमण करने का, लेकिन वहां पर उस पर्वत के कारण वो दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला राजा अगर कोई है तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण जब इसने किया था तो वो कौन से पर्वत को पार करके पहुंचा था, तो याद रखना है वो विंध्याचल पर्वत था। विंध्याचल पर्वत को पार करते हुए दोस्तों ये आक्रमण करता है मलिक काफूर आक्रमण करता है दक्षिण भारत पर। देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को देखते हुए अगर हम देखें तो जो रामचंद्र देव था वो एक तरह से आत्मसमर्पण कर देता है, और जब आत्मसमर्पण करता है तो देखिएगा यहां पे जो कर्ण बघेल था देवगिरी छोड़कर ये भी भाग जाता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि कर्ण बघेल की हत्या कर दी जाती है, युद्ध करते हुए मारा जाता है, लेकिन जो भी है उसमें मतभेद है। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर रामचंद्र देव यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देता है सेना के साथ, सेना के सामने, तो रामचंद्र को उपस्थित कराता है मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो देखिएगा जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इसको बंदी बनाकर लाया जाता है तो यही रामचंद्र देव जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश होता है वो कर्ण बघेल की पुत्री देवल देवी और कह सकते हैं कि खुद स्वयं रामचंद्र देव और रामचंद्र देव के साथ अगर हम देखें तो रामचंद्र देव की पत्नी।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और इस तरह से अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का प्रथम अभियान था वो सफल हो जाता है। और यहां पे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने इसने आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करता तो मैं समझता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को एक भयंकर लूटपाट का अंजाम भी देता। इसीलिए रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया और अपनी उस स्वर्ण नगरी को इसने बचा लिया। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो रामचंद्र देव जब दरबार में पेश होता है तो देखिएगा रामचंद्र देव की जो पत्नी थी और रामचंद्र देव था, अलाउद्दीन खिलजी इससे इतना प्रभावित होता है कि रामचंद्र देव एवं रामचंद्र देव की पत्नी को उपाधि देता है एक हजारी एवं दुई हजारी। अगर मैं बात करता हूं कि जो रामचंद्र देव है तो याद रखना है रामचंद्र देव, तो जो रामचंद्र देव है इसको उपाधि देता है एक हजारी, एक हजारी। और देखिएगा इसकी जो पत्नी थी, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, तो इसकी पत्नी को याद रखना है कि नाम नहीं पूछा जाएगा। इसकी जो पत्नी थी इसको दुई हजारी। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो इसी रामचंद्र देव को एक उपाधि और दी थी इसने, उस उपाधि का नाम था राजा जी, राजा जी। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारत के राजा को, दक्षिण भारत पे जब आक्रमण किया था उसको बंदी बनाकर किसने सम्मानित किया था, राजा जी के नाम से या राजा की उपाधि के नाम से, तो वो कोई और नहीं था, वो था रामचंद्र देव। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं तो जब थोड़ी सी कहानी और समझें कि यहां पर ये आत्मसमर्पण तो कर देता है, लेकिन बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। और बातें ये चल रही थी, बताते हैं कि यहां पर जो रामचंद्र देव की पत्नी थी वो अति सुंदर थी और उससे अलाउद्दीन खिलजी इतना प्रभावित होता है और एक मांग करता है कि एक मुद्दा रखता है अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव के सामने कि अगर आप अपनी पत्नी को यहां पर दासी के रूप में छोड़ते हैं तो हम दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी बीच में बताते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को कैसे छोड़ देगा दासी के रूप में। उसी बीच में बताते हैं कि यहां पर रामचंद्र देव उस खुले दरबार में क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का विरोध कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी इस विरोध को दंडित करता है, कह सकते हैं कि रामचंद्र देव को दंडित करता है और रामचंद्र देव की खुले दरबार में इसकी हत्या कर देता है। और इस तरह से पता चलता है कि जो देवल देवी थी, यही देवल देवी का विवाह कराता है अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिर्ज खां के साथ। इसका जो विवाह होता है वो होता है खिर्ज खां के साथ, खिर्ज खां के साथ। तो याद रखना है कि यहां पर इसकी हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी और देवल देवी का विवाह किसके साथ करा देता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिर्ज खां के साथ। इसी के नाम पर मैंने आपको बताया है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखता है, वो खिजराबाद। तो याद रखना है कि वो खिजराबाद कोई और नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा था। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि यहां पे कुछ और देखते हैं कि जब रामचंद्र देव की हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी, तो यहां पे देखते हैं कि रामचंद्र देव का एक पुत्र और था। रामचंद्र देव का पुत्र था जिसका नाम था शंकर देव। तो शंकर देव की क्या कहानी, तो थोड़ी सी बात और सुनिएगा। जब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर हत्या करवा देता है तो यहां पे देखते हैं कि जो शंकर देव था, शंकर देव देवला देवी से प्रेम करने लगा था। ध्यानपूर्वक सुनना सारी बात। रामचंद्र देव का पुत्र था जिसका नाम था, क्या था, शंकर देव। और शंकर देव जो प्रेम करता था वो किससे करता था, देवल देवी से, देवल देवी से। तो याद रखना कि भाई देवल देवी का तो अपहरण किसने करा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने बताते हैं कि देवल देवी के साथ जबरन विवाह कराता है अपने पुत्र खिर्ज खां के साथ। अब आप खुद सोचिएगा कि देवल देवी को जबरन इस्लाम भी स्वीकार कराया जाता है और देवल देवी किससे प्रेम करती है, देवल देवी प्रेम करती है शंकर देव से। शंकर देव कोई और नहीं है, वो किसका पुत्र है, ये पुत्र है दोस्तों रामचंद्र देव का। तो रामचंद्र देव की तो हत्या वैसी हो जाती है और अगला जो
देवगिरी का उत्तराधिकारी बनता है, जो अगला कमान संभालता है देवगिरी की, तो वो संभालता है इसी का पुत्र शंकरदेव। बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से इसी चीज का बदला लेने के लिए यही शंकरदेव आक्रमण करता है देवगिरी पर, यही शंकरदेव आक्रमण करता है दिल्ली पर। यही शंकरदेव, अगर मैं बात करता हूं तो यही शंकरदेव आक्रमण करता है दिल्ली पर, और दिल्ली पर आक्रमण करने का इसका मुख्य कारण यही था कि वो किसको प्राप्त करना चाहता था, वो अपनी प्रिय देवल देवी को। बताते हैं कि जब यहां पर कुछ खबर ये फैलाई जाती है कि शंकरदेव वीरगति को प्राप्त हो चुका है, जब इसने आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो बताते हैं कि देवल देवी एक जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, और इस तरह से पता चलता है कि शंकरदेव का विवाह इसके साथ नहीं हो पाता है, और यही दक्षिण भारत की पहली ऐसी महिला है जिसने की कह सकते हैं कि आत्महत्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत की एकमात्र महिला बताओ जिसने की अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जहर खाया था या आत्महत्या करी थी, तो वो कोई और नहीं थी, वो देवल देवी थी। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो इसी चीज का शंकरदेव बदला लेना चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी भी बदला लेना चाहता था। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो शंकरदेव इतना क्रोधित रहता है और विशाल सेना का गठन कर लेता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत कम व्यक्ति था ही नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिएगा पुनः देवगिरी पर आक्रमण करता है, पुनः देवगिरी पर आक्रमण करता है। और जो आक्रमण होता है पुनः देवगिरी पर दोस्तों, तो वो होता है, जो आक्रमण करता है वो 1311 ईस्वी में, और इस समय जो देवगिरी का राजा बना था वो मैंने आपको बता दिया है, वो है शंकरदेव। अब शंकरदेव बताते हैं कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना नहीं कर पाता है। कुछ समय के लिए मैं मानता हूं कि शंकरदेव ने मुकाबला किया, लेकिन जो मलिक काफूर इसको अभियान को लेके पहुंचा था, इस अभियान के लिए भी कौन पहुंचा था, सेनापति, तो याद रखना है इस अभियान के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को भेजा था, तो उसका नाम है मलिक काफूर, मलिक काफूर। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा, और मलिक काफूर ने बंदी बनाकर बताते हैं कि कह सकते हैं कि जो शंकरदेव था उसकी हत्या कर दी। और इसी बीच में अगर हम बात करते हैं, कुछ किताबों में लिखा है शंकरदेव युद्ध करते हुए मारा गया, लेकिन जो भी था शंकरदेव इसमें ही उसकी मृत्यु हुई थी। और इस तरह से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे कि जालोर पे आक्रमण किया, कुछ और भी अभियान चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन छोटे छोटे अभियान थे, लेकिन जो सबसे चर्चित अभियान थे वो देवगिरी था, चित्तौड़ था, रणथंभौर था, गुजरात था, ये सबसे प्रमुख अभियान थे। कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे प्रमुख और कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे चर्चित अभियान भी कौन सा था, वो था देवगिरी का। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत का सबसे चर्चित अभियान कौन सा था, तो क्या बताएंगे, चित्तौड़ अभियान। दक्षिण भारत का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, दक्षिण भारत का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, उसमें आएगा जालोर, तो जालोर नहीं लगाना है, जैसे कि आप बताएंगे देवगिरी का। पहला दक्षिण भारत पर अभियान कौन सा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो दक्षिण भारत का अभियान चलाया था, वो था देवगिरी का। अभी मैं इसके कुछ काम बताता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के ये तो हो गए दोस्तों जो प्रमुख अभियान थे, हमने बढ़िया से डिटेल से जाना है, उनकी कहानी जानी। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ काम, कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य क्या उसने किए हैं, क्या निर्माण किए हैं, क्या उसकी व्यवस्थाएं थी, क्या उसने मतलब ऐसे ऐसे काम किए थे। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से काम थे। हेडिंग डालेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्य एवं निर्माण। अभियान दोस्तों पूरे हो चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख अभियान थे, तो अब हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण एवं कार्य। अगर हम उसके काम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्माण हैं, तो देखिएगा अगर हम देखें तो कुछ ऐसे काम किए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण और एवं कार्य दोनों एक साथ ही लिख लेना। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला ऐसा राजा है कि जिसने की स्थायी सेना रखी थी, स्थायी सेना। तो स्थायी सेना का जो गठन किया था
तो वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिएगा, आपको अगर मैं बात करता हूं कि स्थायी सेना होती क्या है, सब चीजें डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि लिख दिया बोर्ड पे। देखिए, स्थायी सेना वो हुआ करती थी कि आज तक हमने जितने भी राजा पढ़े, जितने भी हमने दिल्ली सल्तनत के राजा पढ़े, आज तक किसी भी राजा ने स्थायी सेना का गठन नहीं किया था। स्थायी सेना वह होती थी कि कुछ राजा ऐसे होते थे कि भाई एक अभियान के लिए किसी सेना का गठन कर लिया कि भाई आज तू हमारी तरफ से लड़ ले, और पता चला कि वही सेना कल दिन किसी और राजा की ओर से लड़ रही। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मेरे साम्राज्य में, मेरे शासनकाल में, मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ सेना को एक स्थायी गठन करूंगा कि सेना लड़ेगी तो सिर्फ मेरे लिए, ऐसा नहीं कि भाई वो किसी और के लिए, राजा के लिए लड़ेगी। जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा वो गठन ऐसा ही रहेगा, किसी भी सैनिक को बाहर नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा, स्थायी सेना का गठन करने वाला दिल्ली सल्तनत का या हिंदुस्तान का ही पूछे तो वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं समझता हूं कि स्थायी सेना का गठन किस प्रकार हुआ, तो आप समझ गए होंगे। इसके साथ अगर मैं बात करता हूं कि दूसरे पॉइंट के अलाउद्दीन खिलजी के, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को क्या दिया था दोस्तों? नगद वेतन दिया था। सेना को नगद वेतन। अगर हम बात करते हैं कि सेना को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा है। और नगद वेतन क्या था? देखिएगा, आज तक हमने देखा है कि जो सेना थी तो उनको ऐसे दिया जाता था कि भाई वो एक युद्ध करने जाएंगे तो उसको उसी का पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य प्रणाली में बहुत चीजें चेंज करी। वो चेंज यही था कि सेना को नगद वेतन देना। नगद वेतन इसलिए कि भाई आपको युद्ध के दौरान आप मेरी सेना में भर्ती हुए हैं तो आप महीने की सैलरी आप लेते रहिएगा, आपको बिल्कुल नगद वेतन मिलेगा। काम युद्ध है तो आप करिएगा और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ और था। पहले यही था कि सेना को जितने युद्ध करते थे सैनिक, उनको उतना ही पैसा मिलता था। और जब पैसा क्या था? पैसा ऐसे मिलता था कि युद्ध करने के बाद अब वो वीरगति को सैनिक प्राप्त हुआ तो उसके घर वालों को मिल जाता था, लेकिन सेना के उस नायक को नहीं मिलता था। लेकिन यहां पर देखिएगा दोस्तों कि पहले ही वेतन दे दिया करता था अलाउद्दीन खिलजी। ये इसकी सैन्य प्रणाली थी। तो याद रखना है कि नगद वेतन देने वाला पहला राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का होलिया रंगने की प्रथा चलाई। अब देखिएगा, होलिया रंगने की प्रथा क्या है, थोड़ा सा समझ लें। होलिया रंगने की प्रथा वही थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का इस तरह से होलिया रंगा, इस तरह से यूनिफॉर्म बनाई, इस तरह से पहनावा किया कि आज तक किसी भी सेना में ऐसा नहीं हुआ था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आज तक जो सेना लड़ती थी वो अपनी तरफ से कोई अन्य पहनावे से लड़ती थी, कोई हरे कपड़े पहन रहा है, कोई लाल कपड़े पहन रहा है। तो ये कहानी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी यूनिफॉर्म तैयार कराई अपने सैनिकों की कि ऐसा लगना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना लड़ रही है। ऐसा नहीं कि भाई सैनिक पता चला कि किसी और में पता चला कि अपने सैनिकों को मारने लगे, किसी की जांच ही नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों की जांच करने के लिए, उनकी मतलब कि कह सकते हैं कि उनकी पहचान बनाने के लिए एक होलिया रंगने की प्रथा चलाई। और ये पहला ऐसा राजा है, सब प्रथम काम कर रहा है ये। आज तक ऐसे काम किसी राजा ने करे ही नहीं। दिल्ली सल्तनत देख लो या मुगल काल देख लो, कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने कि अपनी सेना में, अपनी सैन्य प्रणाली में इतना चेंज किया हो। सैन्य प्रणाली में चेंज जो सबसे ज्यादा किया था वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सेना का होलिया रंगने की प्रथा या सेना का कह सकते हैं कि सैनिकों का होलिया बदलने की प्रथा ऐसे भी पूछे तो किसने की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ अगर हम देखें इसकी और कुछ काम इसके, तो चौथा काम इसने यही किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी। घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा अगर किसी राजा ने चलाई थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। देखिएगा, मैं आज आपको बहुत चीजें ऐसी बता रहा हूं एग्जाम के संबंधित कि आपका, मैं समझता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी से एक भी प्रश्न, देखो मजा आ रहा है हमें पढ़ने में, कितना मजा आ रहा है। सब चीज को हमने कहानी में जाना, लेकिन जो चीज पॉइंट से है उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट
आपसे बात करूंगा। अब देखिए बात अलाउद्दीन खिलजी का, हम कह सकते हैं कि टॉपिक समाप्त की ओर चल रहा है, तो हम सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं। सोचें कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत कहानी हो जाती है, तो हमें कुछ क्वेश्चन भी बता। बिल्कुल सब चीज क्वेश्चन आप लास्ट तक तो देखो, सभी पार्टों को देखो, तभी तो पता चलेगा। अब आप बोलोगे सर कहानी बहुत हो जाती है, अच्छी लगती है। अब कहानी के साथ साथ आप 20 से 25 मिनट का अगर हमारा वीडियो बनना है या 1 घंटे का वीडियो बनना है, तो वो ऐसा नहीं कि बेकार है, उसमें कुछ ना कुछ नया है। भाई इतने लंबे हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसीलिए तो बना रहे हैं कि ताकि आपको कोई भी चीज छूटे नहीं। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं कि आपसे पूछा जाए कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई थी। अब देखिएगा घोड़ा दागने की प्रथा आप समझ लो, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इस प्रथा पहली चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आज तक घोड़े दागने की प्रथा किसी ने चलाई नहीं। अब इसके बारे में समझ लो कि घोड़ा दागने की प्रथा होती क्या है। घोड़ा दागने की प्रथा ये थी कि आज से हम देखें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देखें, बलबन का काल देखें, इल्तुतमिश का काल देखें, जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा हुए हैं, यह हम आगे भी देखेंगे। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या होता था जब ये प्रथा इसने नहीं चलाई थी। तो घोड़े, अगर मान लीजिएगा सेना में लड़ने वाले घोड़े जो होते थे वो 50 मारे गए, तो कुछ लोग भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचारी बढ़ रही थी। इसी भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह कदम उठाया कि भाई मान लो कि 100 घोड़े खत्म हो गए युद्ध करते हुए, तो पता चलता है कि किसी उसके ही मंत्री ने बता दी कि भी 200 घोड़े मारे गए। तो यहां पर कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को भ्रष्टाचारी लगी, और अलाउद्दीन खिलजी को जो पैसा था वो कहीं ना कहीं उसके खजाने से खाली होने लगा था। इस खजाने को भरने के लिए, इस भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रणाली अपनाई, और वो थी प्रणाली घोड़ा दागने की प्रथा। ये ही क्या, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक घोड़े को अपने अस्तबल में बुलाया, उनको कैद किया, और उनके एक, देखिएगा एक थप्पा लगा दिया गया। मान लीजिएगा यहां पर एक थप्पा लगा दीजिएगा। जो घोड़े के पैर होते हैं वहां पर इस रोड उसने गर्म कराई, और रोड गर्म कराने के बाद पैर के नीचे घुटना जो होता है घोड़े का, उस पे धब्बा लगा दिया, उस पे दाग लगा दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं, घोड़े दागने की, दाग लगाया उसने, गरम रोड कराई, और एक तरह से उसने उस घोड़े को दाग दिया। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कुछ गाय के जो बछड़े होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई मान लीजिएगा देवी देवताओं के सामने पूजन कराते हैं और उनके थप्पा लगा देते हैं। वो आपने देखा होगा, अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं कोई नहीं जानता। तो वही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इसने अपनी घोड़ों की पहचान बनाई ताकि एक भ्रष्टाचारी समाप्त हो, कि पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का ही घोड़ा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पता चला कि किसी ने बोल दिया कि अलाउद्दीन खिलजी साहब आपके 100 घोड़े मर गए। अब पता चला कि 100 में से उसके 50 मारे गए। अभी बता पहचान। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए घोड़े दागने की प्रथा चला दी। तो याद रखना है कि घोड़े दागने की प्रथा किस राजा ने चलाई थी, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्थायी सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को नगद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना का हुलिया रखने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। देखिए अगर हम देखें और इसके काम, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अगर हम वो देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे, अगर हम देखें, एक प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने और चलाई थी। वो प्रणाली थी बाजार नियंत्रण व्यवस्था या बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली या व्यवस्था, तो दोस्तों याद रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला अपने साम्राज्य में अगर कोई था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी की ये प्रणाली ही क्या, आपने देखा होगा किताबों में हम देख लेते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली, लेकिन आपको कोई डिटेल से नहीं बता पाता है। कि हो सकता है कि कोई आपको बताना ना चाहता हो सकता है कि आपको या उसे ज्ञान ना हो इसके बारे में। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगा
वो सब आपको क्लियर ही होता रहेगा। देखो याद तभी होगा जब उसके बारे में आप सच्चाई जानोगे कि भैया ये प्रथा होती क्या है। ऐसे तो अब मैं बोल दूं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई, अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली होती क्या है, तो इसके बारे में सुन लीजिएगा। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार में जो व्यापारी थे, वो उन व्यापारियों के साथ जो बाजार लगता था, जो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में, सल्तनत काल में, तो उसमें इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ चुकी थी कि बहुत अधिक व्यापारियों को ठगन लगे थे दुकानदार। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनकी हुकूमत चलने लगी। और इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो जो कर था, जो टैक्स था, वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में तक नहीं पहुंचता था। कह सकते हैं कि अगर कोई चीज है तो वो अलाउद्दीन खिलजी से कुछ लोगों को, अगर मान लीजिए कोई व्यापारी आया, किसी ने 10 किलो अनाज मांगा, तो क्या हुआ कि 10 किलो अनाज ना देकर उसको मान लीजिएगा कुछ कम तोल दिया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक बात रखी यहां पर। वो बात क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने खुले दरबार में, खुले बाजार में एक घोषणा करी, और वो घोषणा क्या थी कि अगर व्यापारियों को, अगर मेरे सल्तनत काल के कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर कोई व्यक्ति अनाज कम तोलेगा बाजार में, तो अगर उसने 1 किलो अनाज कम तोला तो उसका उतना ही मांस काट लिया जाएगा। अब देखिए कितना कठोर शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा कदम अगर मैं देखने को मिलता है मुझे, जो एक कट्टरता का परिचय दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने किसी व्यवस्था में, तो वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था में दिया था, या बाजार नियंत्रण प्रणाली में। अलाउद्दीन खिलजी ने साफ आदेश कर दिया बाजार में कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यापारी को, अगर कोई बड़ा व्यापारी भ्रष्टाचारी करता है अनाज तोलने में, कोई कम तोलने पर, मतलब कि अगर कम तोलने पर व्यापार में कोई भ्रष्टाचारी करता है, तो उसका कम तोलने पर उतना ही मांस काट लिया जाएगा। अब कुछ लोगों ने सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करेगा ही ना। अब कोई व्यापारी अपने ही छोड़ दिया, उसने कोई दुकानदार में लेकर ये 5 किलो अनाज लेकर। अब पता चला कि कुछ ने सोचा कि यार अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसे ही कर रहा है, क्या करेगा अलाउद्दीन खिलजी। पता चला कि 5 किलो अनाज गया, अलाउद्दीन खिलजी घर पे आके तोला तो पता चला कि 4.5 किलो। अब 4.5 किलो मिला तो पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत बोला कि अगर इतना कम है तो उतना ही मांस काट ला उसका। अब पता चला कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने आधा किलो मांस निकाला, पता चला कहानी खत्म, उतना ही मांस काट लिया उसका। कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा था जिसने की बाजार नियंत्रण प्रणाली को एक श्रेष्ठता बनाने के लिए मांस काटने का आदेश दिया था। तो देखिएगा, मैं बात करता हूं कि सबसे अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम शासनकाल की बात करते हैं, शासनकाल की, तो शासनकाल की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था अगर कोई थी तो वो थी बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अगर हम बात करते हैं, इसी व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए मांस काटने का आदेश दिया था। मांस काटने का आदेश दिया था। तो याद रखना है कि किस राजा ने अपने बाजार में मांस काटने का आदेश दिया था, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना है कि मांस काटने का आदेश किसने दिया था बाजार में, या उस कह सकते हैं उस व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मांस काटने का आदेश दिया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं छठे पॉइंट की, तो छठे पॉइंट में देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी के हम अभियान देखते हैं तो बड़ा ही खतरनाक लगता है कि बड़े हुए, लेकिन इसने दोस्तों काम बड़े अच्छे करें। तो आज आपको मैं सब चीजें बताता हूं डिटेल में, बहुत ही कम टीचर आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल का मजा तभी तो आएगा जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। तो आज देखिएगा, मांस काटने का आदेश किसने दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ अगर मैं बात करता हूं छठे पॉइंट की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिएगा एक मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी की थी। क्या की थी? मूल
नियंत्रण प्रणाली। तो याद रखना है कि मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस राजा ने की थी, कि दिल्ली सल्तनत के राजा ने की थी, सुल्तान ने की थी, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अगर हम बात करते हैं तो मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी की ये मूल नियंत्रण प्रणाली क्या थी, देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूल नियंत्रण प्रणाली क्या थी। आज तक हम देखते हैं कि हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी की ये श्रेष्ठ व्यवस्था थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो ये श्रेष्ठ बनी क्यों? एक तो इसलिए बनी क्योंकि इसने मांस काटने पर आदेश दिया, और एक जो बनी वो बनी मूल नियंत्रण प्रणाली की तरह से। मतलब कि इस प्रणाली ने भी बड़ा ही समर्थन किया किसका? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बनाने के लिए, बाजार में भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या होता था, जब ये व्यवस्था चलाई तो कुछ भ्रष्टाचारी और भी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि भाई कुछ जो कमजोर व्यापारी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दिक्कत पड़ सकती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली चलाई। पहले क्या होता था कि जो मूल्य होता था, कोई भी मतलब एमआरपी होता था किसी भी चीज का, मान लो 5 रुपए एमआरपी है, तो क्या होता था कि वो 5 रुपए की जगह 6 रुपए बिकती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब मूल्य से भी कम चीज बिकेगी। जब आप हमें टैक्स देते हैं और टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ले रहा है तो फायदा भी अलाउद्दीन खिलजी को ही होना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी को फायदा होगा तो जो गरीब व्यापारी हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको मतलब कि फायदा मिलेगा। अब मूल्य तो है 5 रुपए और जो बड़े व्यापारी हैं वो कितने रुपए बेच रहे हैं? 6 रुपए, तो 1 रुपए लॉस हो रहा है। तो इसी व्यवस्था को मूल नियंत्रण मतलब मूल्य पर ही, अगर आप कम भी नहीं बेचना चाह रहे तो मूल्य से ऊपर चीज नहीं बेचोगे आप। तो याद रखना है मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसी राजा ने की थी, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। और सुनो, अरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी समझ में ना आए तो बेकार है भाई। अब देखते हैं कि और क्या है। इसके बाद देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रणाली और चलाई, उसका नाम था राशन प्रणाली। राशन प्रणाली की शुरुआत अगर किसी राजा ने की थी, शुरुआत किसी राजा ने अगर की थी तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब राशन प्रणाली जान लो आप। अब राशन प्रणाली है क्या, देखिएगा। हमने देखा कि भाई बहुत राजाओं के काल में पहले अकाल पड़ता था, बरसात नहीं होती थी, गरीब लोग परेशान रहते थे, गरीब लोग परेशान रहते थे। और इसी परेशानी को अलाउद्दीन खिलजी ने हल निकाला। हल क्या निकाला, देखिएगा। राशन प्रणाली वही है कि एक एक व्यक्ति का कार्ड बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, और उनसे कहा कि अगर साम्राज्य में कभी बरसात नहीं होती है तो किसान भूखा नहीं मरेगा, मैं उतना स्टॉक अपने खजाने में रखूंगा और इतना खजाना होगा, वो इतना राशन होगा कि आप भूखे नहीं मरोगे। और ये जो प्रणाली थी वो अमीर लोगों के लिए नहीं थी, उच्च लोगों के लिए नहीं थी, जो कह सकते हैं गरीब लोग थे, जो छोटे छोटे बेचारे किसान थे, उनके लिए प्रणाली बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं कि इस प्रणाली की कैसे होती है। तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर अकाल पड़ता है, बरसात नहीं होती, किसानी बेकार हो जाती है, कह सकते हैं कि आप टैक्स नहीं दे पाते, तो आप भूखे नहीं मरोगे। आपके पास एक कार्ड होगा और उस कार्ड को दिखाइएगा और आपको उतना, कह सकते हैं, अनाज मिल जाएगा, उतना राशन आपको मिल जाएगा। आज हम देखते हैं कि इसी राशन प्रणाली को राशन कार्ड के नाम से, आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, वो राशन कार्ड लेके, अनाज लेके 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो भी उनको मिलता है, तो उसके दौरान उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, मतलब कि उनकी अपना काम चल जाता है, भूखे नहीं मरते। तो जो राशन कार्ड की प्रणाली थी, इसी को कहा गया था राशन प्रणाली। मतलब राशन लेने वाली बात है, हर चीज का देखो आप तोड़ के पढ़ा करो, ऐसा नहीं राशन प्रणाली, घबराया करो मत कि पता नहीं क्या है राशन प्रणाली। अरे राशन कार्ड वाली जो वर्तमान आज हम देख रहे हैं, किसी राशन कार्ड की प्रणाली की शुरुआत अगर किसी राजा ने की थी तो वो था अलाउद्दीन खिलजी।
मैं समझता हूं कि दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत काम है, अभी मैं बहुत बड़ी चर्चा करूंगा अलाउद्दीन खिलजी पे, लेकिन फिलहाल आप इतनी काम करिएगा। ये आपकी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ये प्रणाली चल रही है, उसके बाद देखते हैं कुछ और काम। तो याद रखना है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके शासनकाल की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था कौन सी थी? अलाउद्दीन खिलजी के, तो वही थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। मांस काटने का आदेश किस राजा ने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राशन प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी मैं समझता हूं कि याद हो रहे होंगे पॉइंट या नहीं हो रहे, तो एक बार रिवीजन करा देता हूं सारे का, देखिएगा। पहली बात, अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, देखो पहला पॉइंट था इसके अलाउद्दीन खिलजी का, स्थायी सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का होलिया रंगने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर मैं बात करता हूं कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। राशन प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कह सकते हैं कि मांस काटने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं समझता हूं कि 6 पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को याद रखना। देखो दोस्तों, मुझे भी याद ऐसा नहीं हुआ, मैंने भी इन चीजों को डिटेल से जाना है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं यहां पर। जब तक आप किसी चीज को गहराई से नहीं जानेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो याद रखना है कि राशन प्रणाली जितनी भी व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। और देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या था। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें, हमें एक चीज मिलती है देखने को कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीनतम कर कौन से लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीनतम कर कौन से लगाए? कर तो बहुत लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन यहां से क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 2 नवीनतम कर की शुरुआत करी थी? तो याद रखना है वो नवीनतम कर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि 2 नवीनतम कर, 2 नवीनतम कर की शुरुआत दो नवीनतम करों की शुरुआत अगर किसी राजा ने की थी तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से लिखते रहना, अलाउद्दीन खिलजी। और वो 2 नवीनतम कर कौन से थे? दोस्तों मैं हर चीज को बताना चाह रहा हूं। नवीनतम का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते कुछ लोग, तो मुझे लग रहा है कि नवीनतम मतलब कि नया, नए कर की शुरुआत। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर, बताओ कौन से लगाए थे? यही नवीनतम पूछे या 2 नए कर पूछे, मतलब एक ही है। तो 2 नवीनतम कर कौन से थे? एक तो था चरी कर। कौन सा था दोस्तों? चरी कर। और एक था गढ़ी कर। गढ़ी कर। अब देखिएगा, आपको मैं बताना चाहता हूं बहुत बढ़िया से, जो चरी कर था वो क्या था और जो गढ़ी कर था वो क्या था। देखिएगा, 2 नवीनतम कर हैं, प्रमुख कर हैं अलाउद्दीन खिलजी के। यहां पर देखिएगा, अगर नए कर पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर कौन से लगाए थे? चरी कर, गढ़ी कर। अगर ऐसा पूछा जाए कि बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या पूछा जाता है? नए कर, नवीनतम कर, और कह सकते हैं कि और बस यही शब्द आ सकता है। तो याद रखना है कि चरी कर की शुरुआत क्या थी वो जानिएगा। चरी कर वो था कि दुधारू पशुओं पर लिए जाने वाला कर को ही क्या कहा जाता था? चरी कर। मतलब कि दोबारा बोल रहा हूं, दुधारू पशुओं से लिए जाने वाला कर, दुधारू पशुओं से लिए जाने वाला कर क्या था वो? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, तो क्या बताएंगे? चरी कर। मतलब लिख दे रहा हूं, दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर, तो वो कौन सा कर था? चरी कर। अब थोड़ा सा एक बात समझ लें, चरी कर दुधारू पशु से क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा देखिएगा अपने दरबार में कि जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले पशु, मतलब दुधारू का मतलब वही तो हुआ, दूध देने वाले पशु। अब दूध देने वाले में तो कोई भी आ सकता, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, जो भी दूध देता हो। मतलब कि अगर दुधारू पशु दूध देता है तो उस पर टैक्स देना होगा। अब टैक्स ऐसा आप सोचोगे तो यार ये तो गरीब आदमियों पे भी है,
अब अलाउद्दीन खिलजी का कुछ यहाँ पर कुछ थोड़ी सी गलत लगा। यहाँ पर गरीब लोग पशु पालते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर टैक्स लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि दूध देने वाले पशुओं पर टैक्स लगेगा। अब दूध देने वाले पशुओं पर टैक्स इसलिए लगा दोस्तों कि जो यहाँ से लोग अपना दूध लेके व्यापार करते थे, जो मतलब कि बाहर जाता था दूध, भाई दूध ऐसा तो नहीं अगर 20 भैंस है किसी के पास, 20 गाय हैं, उनका मतलब कि दूध सभी पी सकते हैं, तो क्या होता है कि गांव गांव आप देखते हैं कि दूध बेचा जाता है, डेयरियों पे जाता है, तो उसका जो पैसा आता था उस पे टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि अगर आप यहां पर 500 रुपए का दूध बेचते हो तो 50 रुपए तो टैक्स देना होगा। भाई वो तो व्यापार हो रहा है, वो तो व्यापार पे तो टैक्स चल ही रहा था। अगर आप दूध नहीं बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दुधारू पशु से व्यापार कर रहे हो तो आपको टैक्स देना होगा। भाई आप व्यापारी तो कर रहे हो, आप छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, है तो व्यापारी। तो सिर्फ ये जो काम था ये दुधारू पशु पर, वो दूध देने वाला, ऐसा नहीं कि कभी बैल बोल दो, बैल पे टैक्स नहीं, बैल दूध नहीं देता है। किसी के यहां देता हो तो बता दी, कमेंट करती हो। ठीक है भाई, दुधारू पशुओं पर लिए जाने वाला कर क्या था? चरी कर था। गढ़ी कर क्या था? तो देखिएगा, गढ़ी कर ये था घरों पर कर, मतलब कि घरों से लिए जाने वाला कर कौन सा था? तो वो था गढ़ी कर। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक व्यक्ति था, कितना दिमाग लगा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे होम टैक्स चाहिए, लो जी, मतलब कि घरों पर टैक्स लगा दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों किया? अब थोड़ा सा समझ लो। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर इसलिए किया कि जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, जो तुर्की बड़े अमीर थे, मतलब बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो अलाउद्दीन खिलजी उनकी सेफ्टी के लिए अपनी सेना लगाता था, सैनिक भेजता था। तो सैनिकों को वेतन कौन दे रहा है? अलाउद्दीन खिलजी तो दे रहा है। और जो तुर्की अमीर थे वो अपना मजे से रह रहे। अगर किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाती है, बड़े अमीर घर में, तो वो किसके दरबार में? ये तो होगा नहीं कि भाई अगर मान लो कि अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है, कहीं लूटपाट हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? यार योगी सरकार चल रही है, यार लूटपाट तो होगी। अब योगी सरकार ऐसा तो नहीं कि भाई हर किसी घर में अपने आदमी लगा देगी, बॉडीगार्ड लगा देगी। तो उसी को बदनामी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा कि भाई जब मैं अपनी आप की सेफ्टी कर सकता हूं तो मुझे तो पैसा चाहिए, मैं अपने सैनिकों को पैसा देता हूं, तो आप हमें पैसा दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यही कहा कि जो तुर्की अमीर लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे सैनिक हैं, जो हम सेना उनके लिए मतलब सेवा तत्परता तैयार रहते हैं, तो उससे हमें टैक्स चाहिए, उन व्यक्तियों से टैक्स चाहिए। ऐसा नहीं कि सब घरों पर टैक्स लगा दिया। जो बड़े अमीर थे, जो अलाउद्दीन खिलजी उनको पैसा देता था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आपको मैं 50 सैनिक दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मुझे टैक्स चाहिए, टैक्स दो घरों पर। अगर आप 50 घर पे सैनिक लगा रहे हैं तो 50 घरों का मुझे टैक्स चाहिए। तो बड़ा बढ़िया आदमी था, गलत भी क्या बात है। मतलब कि घरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राजा है, जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब कि कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि गढ़ी कर क्या था आपसे, तो आप बताएंगे घरों से लिए जाने वाला कर को ही गढ़ी कर कहा जाता है। मतलब कि घरों पर लगाया गया कर ही क्या था? गढ़ी कर था। घरों पर होम टैक्स, जैसे होम टैक्स वाली कहानी है, वो थोड़ा सा इसी से संबंधित है। तो ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। मैं समझता हूं कि भाई मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अगर आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मजा लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो पिछले वीडियो देख लो, इसमें मजा नहीं है, सिर्फ इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया, अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिएगा एक टैक्स तो ये लगा दिया, अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैक्स और लगा दिया। हम देखते हैं कि भूमि पर टैक्स, देखा कि भूमि मापने के आधार पर टैक्स लगाने वाला पहला राजा हुआ है। मतलब कि भूमि मापने के आधार पर कर, मतलब कि भूमि मापने के आधार पर कर किसने लगाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकमात्र कर था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का जो भूमि कर था। अब देखिएगा भूमि कर हाँ क्या, आज से पहले हमने देखा कि जो भी बड़े बड़े जमींदार थे उनके दरबार में क्या होता था कि राजाओं के दरबार में कि भाई वो कहते थे कि मेरे पास 50 एकड़ जमीन है,
तो 50 एकड़ कोई राजा नापने कभी गया ही नहीं कि ठीक है भैया आप इतना। अब पता चला कि उस पर 100 एकड़ जमीन है, उस जमींदार पे 100 एकड़ जमीन है, लेकिन उसने कितने लिखवा रखी है, उसने कागजातों में कितनी लिखवा रखी है अब राजा के यहां पर जिसका वो टैक्स देता था वो 50 एकड़। अब एक बात बताओ, 50 एकड़ है तो 100 एकड़ वाला 50 तो उसकी मतलब नुकसान हो रहा राजा को। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा कि भाई अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब तो सीधा है कि जाओ और क्या करो, देख रेख करो, मतलब कि देखो कि भाई उस जमींदार के पास कितनी जमीन है, मापो, नापो वहां पर जाकर और नापने के आधार पर टैक्स लगाओ। अगर 2 बीघा है तो 2 बीघा, 2 एकड़ है तो 2 एकड़ पे टैक्स लगाओ, 3 है तो 3 पे लगाओ। इससे क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भ्रष्टाचारी कम होगी। अब क्या होता था उससे पहले, जो गरीब लोग थे वो टैक्स नहीं दे पाते थे बेचारे, और 50-50 एकड़ वाले मजा लेते थे। अब तो भैया बराबर टैक्स दो। तो याद रखना है कि भूमि मापने के आधार पर, भूमि मापने के आधार पर या भूमि मापन के आधार पर, भूमि मापने के आधार पर या भूमि मापन के आधार पर अगर किसी राजा ने टैक्स लगाया था तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कुछ और भी व्यवस्थाएं थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कैसे कैसे थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर देखो भाई जो कार्य थे वो इसके समाप्त हो चुके हैं। अब मैं समझता हूं कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखिएगा एक यहां पे देखिएगा थोड़ा सा याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की कुछ और भी बातें हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी में अगर हम बात करते हैं तो इसने सीरी के किले का निर्माण कराया था, सीरी के किले, सीरी के किले का निर्माण, ठीक है दोस्तों। तो सीरी के किले का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और हम बात करते हैं इसके बाद, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, अलाई दरवाजे का निर्माण। कुछ निर्माण है महत्वपूर्ण, आप थोड़ा सा लिख लें यहां पर। सीरी के किले का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी का और क्या निर्माण था, देखिएगा हजार खम्स का निर्माण, हजार खम्स या कहीं कि खुम्स आता है, हजार खम्स का निर्माण किसने कराया था, हजार खम्स का निर्माण, ठीक है। हजार खम्स का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कराया था, चलो प्रमुख तो यही है, लेकिन एक आध पॉइंट होगा तो मैं और पार्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो निर्माण बताए जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, जैसे कि अलाई दरवाजे का निर्माण है, सीरी के किले का निर्माण है, हजार खम्स है का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके कुछ प्रमुख निर्माण हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना भैया। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का कुछ और काम। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी से मैं समझता हूं कि दोस्तों ये वीडियो यहां पर ही मैं समाप्त कर रहा हूं, और जितने भी मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पॉइंट बने थे वो मैं आपको बता चुका हूं। और बाकी आपको जब खिलजी वंश समाप्त होगा तो कुछ पॉइंट मैं आपको उस लिंक में दे दूंगा और आप अपने उस लिंक पे हर क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। और जितने भी गुजरात अभियान से कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपको जैसे कि कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप देख लें, और वो सिर्फ खिलजी वंश से संबंधित होगा। जैसे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी है, तो इससे कि 1-2 राजा और बचे हैं इसी के, तो मैं उसके भी लिंक इसमें दे दूंगा, क्योंकि सारे राजाओं के लिंक आपको इसी अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई मैं विदाई चाहता हूं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी भैया करते रहना। ठीक है भैया, तब तक के लिए धन्यवाद।